इंडोनेशिया है, अमेरिका है, फ्रांस है, ग्रीस है, इन सब ने पाकिस्तान के वीजा और पासपोर्ट को बाथरूम पॉटी से भी ज्यादा घिनौना समझा हुआ है। और ये लोग बिल्कुल अनुमति नहीं देते हैं कि ऐसे शहरों में पाकिस्तान का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, वो एंटर करे, क्योंकि उनकी एक्टिविटीज मेल फीमेल बच्चे सब में एक ही जैसी होती है, एक जिहादी टाइप की एक्टिविटीज, और उनकी अपब्रिंगिंग में ही वो सिखाया जाता है। और आप अगर सच बात को भी सामने रखेंगे तो धाराएं मुकर्रर हो जाएंगी, हमें प्रोस्टिट्यूट बोला जाएगा, हमारे ऊपर केसेस होंगे, हमें बेल लेना पड़ेगा। हमारे वक्त में कानून बड़ा सख्त हो जाता है और ऐसे टेररिस्ट के वक्त में कानून इतना अपाहज और कमजोर हो जाता है कि इनके लिए जेल नहीं होता है। ये आराम से अपनी टेररिज्म एक्टिविटीज को बढ़ावा देते हैं और अपने टेररिज्म एक्टिविटीज को पूरा करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अंबर जैदी और स्वागत है आप सबका हमारे आज के खास कार्यक्रम डिबेटेबल में। और आज एक बार फिर से हमारे साथ नाजिया इलाही खान मौजूद हैं, जो बीजेपी की लीडर है और आप सबके बीच काफी जानी पहचानी जाती हैं अपनी बहुत ही मजबूत अपनी आवाज के लिए। बहुत बहुत स्वागत है नाजिया आपका एक बार फिर से। नमस्कार। वंदे मातरम, भारत माता की जय। वंदे मातरम। नाजिया, एक बहुत ही अनयूजुअल तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत ही खौफनाक एक खबर है जो पेरिस से आई है, फ्रांस के पेरिस से। और मैंने परसों रात ये खबर पढ़ी और जिसमें खबर ये आती है कि जो फ्रेंच पुलिस है उसने एक हिजाबी लड़की को गोली मार दी। और गोली मारने की वजह भी एक ऐसी थी कि शायद मुझे लगता है कि कोई और होता वो भी यही काम करता। वो लड़की जो हिजाब पहने हुए थी, सबवे जो कि वहां पे एक मेट्रो ट्रेन की तरह होती है जो कि यूरोप में चलती है, सबवे जिसको कहते हैं, वो वहां पर जाकर चिल्लाती है, अल्लाहू अकबर का नारा लगाती है और बोलती है कि तुम सब मरने वाले हो। लोग बहुत खौफ में आ गए, उन्होंने पुलिस को बुलाया, जिसका मैं उस खबर का मैं जो स्क्रीनशॉट है वो साझा भी कर दे रही हूँ। खौफ मच गया, लेकिन अब उस लड़की को पुलिस ने गोली मार दी, वो काफी क्रिटिकल सिचुएशन में है। लेकिन सवाल नाज़िया ये है कि हिजाब का मामला पेरिस में भी उठा और अलग अलग जगहों पर उठता रहता है, भारत में भी समय समय पर उठता है। जब भी इस तरह के मामले आते हैं तो लोग कहते हैं कि ये तो इस्लामोफोबिया है, ये तो हमारा कल्चर है और हमारे ऊपर या फिर मुसलमानों के ऊपर जुल्म की ये बातें, हमारी पहचान को दबाने की कोशिश की जा रही है। इस तरह के इंसिडेंट भारत में भी कई जगहों से आ चुके हैं। कश्मीर से इस तरह की कई सारी वारदातें आ चुकी हैं जहां पर बुर्के का, हिजाब का, श्रीलंका का एग्जाम्पल है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसको हम दे सकते हैं। लेकिन इस तरह की घटनाओं से आप क्या समझती हैं और क्या एक आम इंसान के ऊपर क्या असर पड़ता है मुसलमान कम्युनिटी को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि पेरिस में जो औरत ने ये हरकत की है, मेरे एकदम रॉ लैंग्वेज में मैं कहूंगी कि जिहादन वाली हरकत है। हम हमेशा जिहादियों के लिए बात करते हैं, हम हमेशा बात करते हैं कि एक दिमाग में रखते हैं कि जिहादी या टेररिस्ट एक मर्द हो सकता है, पर ऐसा नहीं है, जिहादन भी होती है। अफजल गुरु के साथ जो आफरीन नारे में नारा लगाती थी, आवाज से आवाज जोड़ती थी और लोग उसको बेकसूर कहते थे, बाद में पता चला ना कि वो उसके साथ ही थी। तो आज के ज़माने में, आज के इस सिनेरियो में ही नहीं, एक ज़माने से, उसामा बिन लादेन के ज़माने से, लश्कर तैयबा के ज़माने से, अल-कायदा और तालिबान के ज़माने से जिहादन का भी एक बहुत बड़ा रोल रहा है। इस्लामिस्ट प्रीचर बन करके, मुलानी बन करके माहौल को एक टेररिस्ट एनवायरनमेंट बनाने का, और मुस्लिम कम्युनिटी की लड़कियों को ये दिशा देने का कि आपके पास पढ़ाई लिखाई के अलावा इस्लाम के लिए भी काम करने का बहुत बड़ा हक है और कर्तव्य है। अब ऐसे सिचुएशन में, इतने बड़े पेरिस में, अगर इतनी बड़ी जगह में अगर कोई मेट्रो में खड़े होकर के नकाब पहन करके ये चिल्लाती है कि नारे तकबीर अल्लाहू अकबर, तो उसको भारत में छोड़ा जा सकता है, भारत में उसको इतनी कमाई करा दी जा सकती है कि बाद में वो अमेरिका लंदन में जा करके और उम्रा हज वज कर करके वो एकदम अपनी लग्जेरियस लाइफ बिता सके।
लेकिन ये चीज फॉरेन कंट्रीज में नहीं है भैया। आप जिहादी एक्टिविटीज कीजिएगा, या तो आप मारे जाइएगा और या तो फिर आप पूरी जिंदगी जेल के अंदर रहिएगा। आप देखो कि 57 मुस्लिम ममालिक और साथ साथ इंडोनेशिया है, अमेरिका है, फ्रांस है, ग्रीस है, इन सब ने पाकिस्तान के वीजा और पासपोर्ट को बाथरूम पॉटी से भी ज्यादा घिनौना समझा हुआ है। और ये लोग बिल्कुल अनुमति नहीं देते हैं कि ऐसे शहरों में पाकिस्तान का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, वो एंटर करे, क्योंकि उनकी एक्टिविटीज मेल फीमेल बच्चे सब में एक ही जैसी होती है, एक जिहादी टाइप की एक्टिविटीज, और उनकी अपब्रिंगिंग में ही वो सिखाया जाता है। पाकिस्तान में एक छोटा सा बच्चा जो नारियल बेचता है ना, वो भी ये कहता है कि हिंदुस्तान जाऊंगा तो सबका सर काट दूंगा। एंड आई हैव दैट क्लिप, मेरे पास वो न्यूज बाइट है जी, मैंने भी देखी थी वीडियो। हाँ, तो सांप के पेट से सपोला ही पैदा होता है। तो सारा देश ये चाहता है कि हम इम्प्रूव करें, डेवलप करें, हमारा देश बहुत खूबसूरत रहे। इसलिए जिहादी एक्टिविटीज को और टेररिज्म इंडस्ट्रीज को खत्म करने की बात बार बार कही जा रही है, और यूएन की मीटिंग मिस्टर प्रेसिडेंट के सामने भी कही जाती है बार बार। और यूएन भी चाहता है कि किसी भी तरीके से टेररिज्म एक्टिविटीज और टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन खत्म किया जाए। अब ऐसे फिलिस्तीन, हमास और इजराइल के ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन पर अगर कोई औरत नकाब में ये चिल्ला रही है मेट्रो में, लाखों लोगों की जान जुड़ी हुई है, लाखों लोग उस मेट्रो स्टेशन में हैं, और ऐसे सिचुएशन में अगर वो ये चिल्ला रही है कि नारे तकबीर अल्लाह अकबर, तुम लोगों की जान चली जाएगी, तुम लोग सब मारे जाओगे, और वो हमास और गाजा के लोगों को वो सपोर्ट कर रही है, तो वैसे सिचुएशन पर मुझे लगता है कि पुलिस ने बहुत जबरदस्त काम किया है। पुलिस ने एकदम सही स्टेप लिया है, और मैं चाहती हूँ कि ऐसे लॉ एंड ऑर्डर का तरीका हमारे भारत में भी आए। फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर ना जाने कितनी टेररिज्म एक्टिविटीज हर रोज भारत के गली कूचों में होती रहती है। नूह और मेवात में क्या हुआ था? नोटिस तो नहीं भेजा था ना नूह और मेवात के मुसलमानों ने कि तुम शोभा यात्रा निकालो, हम पत्थर मारेंगे, ये रहा नोटिस। ये तो नहीं किया था मुसलमानों ने। या जेएनयू में या एएमयू में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, जब हमास के आतंकी और हमास के बलात्कारियों के पक्ष में जब रैली निकल रही थी, तो नारा क्या लग रहा था? तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो मतलब तू हमास के आतंकी जो है वो बलात्कार कर रहे हैं, 6 महीने के बच्चों को माइक्रोवेव में पका रहे हैं, और वो बच्चा माइक्रोवेव में पक रहा है, और सामने में माँ का बलात्कार हो रहा है। यही ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने सिखाया है, तेरा मेरा रिश्ता क्या है, और उसको ये सपोर्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमने कुछ समय पहले देखा था माशा अमीनी, ईरान की बात मैं आपको बता रही हूँ। हालांकि ईरान बहुत दिक्कत में है। ईरान की जितनी भी महिलाएं हैं, उन्होंने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है कि इस तरह से आप ईरान की महिलाओं को अपनी एड़ियों के नीचे आप अपने डिक्टेटरशिप में नहीं रख सकते हैं। ईरान के मस्जिदों में लोग नमाज पढ़ने नहीं जा रहे हैं, ईरान में मस्जिदें खाली रह रही हैं, इन्हीं सब वजूहात की बिना से। और ये स्टार्ट कब से हुआ? ये माशा अमीनी के वक्त से स्टार्ट हुआ, जब नकाब ना ओढ़ने की वजह से और हिजाब ना पहनने की वजह से सरे बाजार उसको नंगा करके उसको जलाया गया। उसके बाद मैं कहना चाहूंगी कि अभी कुछ दिन पहले एक 16 साल की अमृता ग्रेवाल, जिसको बुरे तरीके से अरमिता गिरावन, 16 साल की बच्ची है यार वो। अमर 16 साल की बच्ची है। वी आर वेरी मैच्योर। है वो बच्ची। तुम सोचो कि ये कितने जल्लादी हैं। तुम सोचो कि इन मुसलमानों को देख करके जल्लाद भी शायद सोचेगा कि भैया हम तो कोर्ट के ऑर्डर के बाद फांसी देते थे। इन्होंने तो मतलब अश्लीलता की हदें पार की हैं, इन्होंने इंसानियत की हदें पार की। एक सवाल मेरा आपसे ये है कि आपने महसा अमीनी की बात की, अरमिता की बात की, जो कि रीसेंट मामला है, दोनों ही का केस एक जैसा है। महसा से शुरुआत हुई और आज अरमिता भी उसमें शामिल हो गई है। ब्रेन डेड है तो मतलब उसको आप गिन नहीं सकते कि वो जिंदा है। लेकिन जिस वक्त हमने महसा अमीनी का केस देखा, जहां पर एक बहादुर लड़की अपने हक की बात करती है, और कितनी ही लाखों ईरान की जो औरतें हैं वो अपने हक के लिए आवाज उठाती है, उनके साथ उनके जो घर के पुरुष हैं, भाई, उनके पति, बाप, सब उनके हक के लिए सड़क पर उतरे और कितने ही लोगों की जाने गई।
दूसरी तरफ उसी वक्त में भारत में मुस्कान नाम की जो एक हिजाब की पोस्टर गर्ल बनी, जिसका आप स्क्रीन पे फोटो भी देख रहे हैं, जिसको अलकायदा से लेके सब ने उसकी हिम्मत की दाद दी, और जो भारत में भी इस्लामिक संगठन थे उन्होंने उसके ऊपर नोटों की बरसात कर दी। तो ऐसे में जहां पर आजादी मिली हुई है भारत में महिलाओं को, वहां पर ये इस तरह की पाबंदियों की बात करते हैं, तो आखिर हो क्या रहा है? फिर बात होती है, फिर वहीं आके घूम जाती है इस्लामोफोबिया। देखिए, मैं तो कहना चाहूंगी कि जिस तरह से मुस्कान को नोटों की बारिश करवाई गई है, जिस तरह से मुस्कान की लाइफ को लग्जेरियस किया गया है, और नारे तकबीर पढ़ने के बाद अलकायदा के चीफ का मैसेज आ रहा है कि मुस्कान हिंदुस्तान की शेरनी है, तालिबान का मैसेज आ रहा है कि, और ये अपने ट्वीट के माध्यम से ये मुस्कान उसको थैंक यू भी कह रही है कि तालिबान के स्पोक पर्सन ने उसको सपोर्ट किया है, उसके लिए थैंक यू सो मच। अब आप सोचिए कि इस मुस्कान का कनेक्शन किन लोगों से था। अलकायदा के चीफ से इसका कनेक्शन था, तालिबान के स्पोक पर्सन से इसका कनेक्शन था, हो सकता है कि लश्कर तैयबा से इसका कनेक्शन होगा, हो सकता है कि पाकिस्तान के जहादियों और टेररिस्ट से इसका कनेक्शन होगा। एक मामूली व्यक्ति भारत का, मैं भारत की महिलाओं के बारे में बात करती हूँ, कि एक मामूली महिला भारत की सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट किसी भी स्टेट के जाने से पहले हजारों बार सोचती है कि ना जाने कितना खर्च आएगा, और भारत में रह करके हम एक ऐसे बात के लिए हम कोर्ट पहुंच रहे हैं जहां पर मेरी जान को भी खतरा हो सकता है, क्योंकि हमेशा असदुद्दीन अवैसी की स्पीच के द्वारा ये बताया जाता है कि भारत में मुसलमान डिप्राइव है, बहुत दबे कुचले हुए हैं। तो ऐसे सिनेरियो में ये सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गई, ये हाई कोर्ट भी पहुंच गई, करोड़ों रुपए भी इसने खर्च कर दिए, लश्कर तैयबा का भी के चीफ का भी इसके पास मैसेज आ गया, अलकायदा का भी मैसेज आ गया, तालिबान का भी मैसेज आ गया, इसने तालिबान को थैंक यू भी बोल दिया। और फिर भी कितना अच्छा लिबरल है, कितना सेक्युलर कंट्री है हमारा, कि जिसके लिए टेररिस्ट के बड़े बड़े चेहरे, टेररिस्ट के बड़े बड़े पद अधिकारी मुस्कान को सपोर्ट किए, तब भी मुस्कान बिहाइंड द बार नहीं हुई, तब भी मुस्कान जेल के अंदर नहीं सड़ी, तब भी मुस्कान के फादर आज करोड़ों में नहा रहे हैं। क्या जबरदस्त लॉ एंड ऑर्डर है हमारा, तालियां होनी चाहिए ऐसे लॉ एंड ऑर्डर के लिए। और यही वजह है कि आज हमारे हिंदुस्तान के टुकड़े जब जेएनयू में होते हैं तो कोई अंदर नहीं जाता है, कोई जेल नहीं जाता है। जब अफजल गुरु के लिए सर्वोच्च न्यायपालिका के बाहर में ये कहा जाता है कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे खातिर जिंदा हैं, तब भी कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और फिर कन्हैया जैसे हिंदुस्तान के टुकड़े करने वाले लोग नेता बन जाते हैं और राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिला करके भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, और तब भी लॉ एंड ऑर्डर में कुछ नहीं होता है। हमारे भारत के प्रधानमंत्री जब ये घोषणा कर चुके कि वो इजराइल के साथ है और हमास के टेररिज्म एक्टिविटीज की विरोधिता कर रहे हैं, तब भी हमारे भारत के बड़े बड़े चेहरे जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो पार्लियामेंट के अंदर जाकर के अपनी बातों को जोर शोर में रखते हैं, और बाहर में बड़े बड़े मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र छात्रा ने बड़ी रेड़ियां लगाई, बड़े चप्पल गेजे, बड़ी मीटिंग मिचिल हो रही है पूरे भारत के हर एक कोने में, और सबसे ज्यादा दिल्ली में हो रही है, पश्चिम बंगाल में हो रही है। तो और ऐसे में फ्रीडम ऑफ स्पीच का फायदा उठाया जा रहा है, लेकिन कोई कानून नहीं है, ये आराम से शांति भंग कर सकते हैं। लेकिन मैं और आप अगर सच बात को भी सामने रखेंगे तो धाराएं मुकर्रर हो जाएंगी, हमें प्रोस्टिट्यूट बोला जाएगा, हमारे ऊपर केसेस होंगे, हमें बेल लेना पड़ेगा। हमारे वक्त में कानून बड़ा सख्त हो जाता है, और ऐसे टेररिस्ट के वक्त में कानून इतना अपाहज और कमजोर हो जाता है कि इनके लिए जेल नहीं होता है। ये आराम से अपनी टेररिज्म एक्टिविटीज को बढ़ावा देते हैं और अपने टेररिज्म एक्टिविटीज को पूरा करते हैं। आज देखिए मुस्कान, कभी हम सऊदी अरबिया में उसकी तस्वीर देखते हैं, कभी हज करते हुए उसकी तस्वीर देखते हैं, कभी लंदन में उसकी तस्वीर देखी जाती है। तो भाई इतना पैसा एक मामूली लड़की के पास आया कहां से? महज इसलिए क्योंकि उसको सपोर्ट करने वाला टेररिस्ट है, और हम संविधान की किताब हाथ में लिए हुए हैं, इसलिए हमें रोज एफआईआर का सामना करना पड़ रहा है, हमें रोज प्रोस्टिट्यूट सुनना पड़ रहा है, हमें रोज गालियां सुननी पड़ रही हैं। हम अच्छी बात को भी अगर कोर्ट के अंदर लेकर जाते हैं तो हमारी गाड़ी तोड़ी जाती है, हमारे ऊपर एसिड अटैक किया जाता है, हमें बलात्कार और गैंगरेप की धमकी दी जाती है। क्यों
हमारे हाथ में संविधान है और हम संविधान के बैरिकेड में खुद को चला रहे हैं, और इसके पास अलकायदा का चीफ है, इसके पास तालिबान का चीफ है, इसके पास लश्कर ए तैयबा का चीफ है, इसलिए इसकी जिंदगी बहुत खूबसूरत है। और कितना खूबसूरत है हमारे भारत का कानून कि किसी को बिहाइंड द बार ही नहीं करता है। आज देखिए कश्मीर में 370 हटने के बाद 10,000 लोग जेल के अंदर गए, कश्मीर शांत हो गया। मैं बार बार कह रही हूं कि क्या मजबूरी है जो हमास और गाजा के बलात्कारियों और आतंकियों को अरेस्ट नहीं करके, जो भारत में उनके समर्थक निकले हैं उनको अरेस्ट करके उनको 50 दिन के लिए जेल नहीं भेजा जा रहा है। आज 500 लोग अगर जेल के अंदर गया ना, सब अपने अपने अंदर घर के अंदर एंटर कर जाएगा। 500 लोग सिर्फ, अगर इस पूरे भारत में से 500 लोगों को अगर अरेस्ट कर लिया गया तो सब अपने घर के अंदर बैठ जाएंगे, सब भूल जाएंगे, सब अपना अपना गाना भूल जाएंगे। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, अभी हालिया में हमने केरला में देखा बहुत सारी हिजाब पहनी हुई लड़कियां थी जिन्होंने एक सनातनी औरत के साथ बहुत बदतमीजी की कि भाई तुम हिजाब नहीं पहनी हो, तुमको हिजाब पहनना पड़ेगा। मैं एक सेकंड के लिए वाइस वर्सा कर देती हूँ कि यही हरकत 10 सनातनी औरतों ने, महिलाओं ने एक हिजाब वाली के साथ किया होता तो बहुत सारे डिबेट्स होते, बहुत सारे नारे लगते, बहुत सारे मौलवी मुल्ला लुंगी उठा करके, चप्पल हाथ में ले करके मिचिल मीटिंग करने के लिए निकल जाता। ना जाने कितनी गालियां और कितना डिफेम सनातन धर्म को किया जाता। लेकिन जब वो अकेली सनातनी महिला उन लोगों के द्वारा बेइज्जत हो रही थी, आप मुझे बताएं कितने डिबेट हुए और कितनी मिचिल मीटिंग निकली? एक भी नहीं निकली। किसी ने कुछ नहीं किया, चूं तक नहीं किया, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है कि वो एक हम बार बार कहते हैं भारत में 82.7% सनातनी है, तो वो 82.7% सनातनी कहाँ है जब उनकी एक सनातनी महिला को 12-15 जहादन ने घेर करके उनकी इज्जत को नीलाम कर दिया, तार कर दिया हिजाब पहनाने के लिए। तब वो सनातनी कहाँ चले गए थे, कहाँ गायब हो गए थे? कौन सा सेक्युलरिज्म, कौन सी डेमोक्रेसी, कौन सा लिबरल, मतलब बढ़ावा दिया जा रहा है क्या जिहादन को और जिहादियों को? क्यों दिया जा रहा है? अरे एक आज पेरिस में एक महिला के साथ कानून की तरफ से ये जो रिएक्शन दिया गया है, मैं तो कहूंगी एक्शन लिया गया है। एज एन एडवोकेट मैं कहूंगी कि एक्शन लिया गया है, एंड लॉ ऑलवेज टेक इट्स ओन कोर्स। तो पूरे पेरिस के माहौल को उस वक्त लाखों लोगों की जिंदगी को मेट्रो स्टेशन में बचाने के लिए जो पुलिस ने स्टेप लिया वो बिल्कुल सही लिया। तो ऐसे स्टेप्स हमारे भारत में क्यों नहीं लिए जाते हैं? हमने मॉनसून सेशन में सुना कि हम ब्रिटिश के कानून से नहीं चलेंगे, हमारी नई आईपीसी आएगी, हमारी नई सीआरपीसी आएगी, हमारा नया एविडेंस एक्ट आएगा, काफी किताबें छप भी गई हैं, हम पढ़ भी रहे हैं, हम उसके द्वारा केसेस रेडी भी कर रहे हैं 2024 के बाद जो फाइल होने वाला है। तो आखिर ऐसे कानून कब बनेंगे जहां पर जिहादन और जिहादी का गला पकड़ में आए, जिसको सफोकेशन फील हो कि हम भारत में अगर एक भी टेररिज्म एक्टिविटीज करेंगे तो हमारी जिंदगी या तो जेल में गुजरेगी या तो कब्र के अंदर। ये चीज क्यों नहीं हो रहा है? नाज़िया, हमने कर्नाटका के केस की बात की जहां से मुस्कान की जो लड़ाई शुरुआत हुई थी और बड़ा लंबा अरसा उस पर बहस हुई हाई कोर्ट्स में, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी बैक टू बैक हियरिंग चली, और इसके बाद पूरी दुनिया में इस पे बहुत जिक्र हुआ, हिंदुस्तान की फजीहत भी हुई। लेकिन सवाल यही है कि कोर्ट का इतना कीमती समय इस पे लगाया गया, उसके बाद भी अब रिसेंटली कर्नाटका में इजाजत मिल गई है हिजाब पहन के जाने की, तो टोटल वेस्ट ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स, ये सब हो क्या रहा है? हाँ, इससे बेटर तो ये था, वेस्टेज ऑफ टाइम एंड वेस्टेज ऑफ क्या मैं बोलूंगी, एफर्ट्स होना चाहिए, इतना पैसा लगता है, कॉस्ट। ऐसा है कि इट्स बेटर के कोर्ट वही समय जो प्रीवियस जो इतने सारे केसेस जो पेंडिंग है उसमें लगा देता, चोरी के केस में लगा देता, बेईमानी के केस में लगा देता, पिक पॉकेट के केस में लगा देता, जमीन और जायदाद की जो केसेस इतने सारे पेंडिंग है उसमें लगा देता, बीआईएल्स में लगा देता, क्योंकि अल्टीमेटली होता वही है जो जिहादी और जिहादन चाहते हैं। और बदले में हम जैसे लोग कोर्ट के अंदर भी गालियां सुनते हैं और कोर्ट के बाहर भी गालियां सुनते हैं, और हम संविधान की किताब लेकर के हम बेवकूफ बन जाते हैं।
हम सिंपली बेवकूफ बन जाते हैं। हम फैक्ट पर बात करते हैं, हम ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे बात करते हैं, हम फ्रीडम ऑफ स्पीच को का नाजायज फायदा ना उठे भारत के अंदर, हम उसको लेकर के बात करते हैं, और कहीं ना कहीं एक ऐसे जजमेंट्स आ जाते हैं जिसके द्वारा ये साबित हो जाता है कि भाई जिहादी और जिहादनी सही है, बिल्कुल सही है। तो फिर मुझे ऐसा, देखिए आपने अभी कोर्ट की बात की तो मुझे याद आ गया कि हमारे भारत में सर्वोच्च न्यायपालिका निर्भया के बलात्कारियों का सप्लीमेंट्री ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर सप्लीमेंट्री पिटिशन लेने के लिए सुबह के 3 बजे तक खुला हुआ था। अब आप मुझे बताइए, एक बलात्कारी इंसान होता भी है जो उसका ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे सप्लीमेंट्री पिटिशन जमा हो रहा था, और सर्वोच्च न्यायपालिका खुला हुआ था। आतंकियों के लिए भी आधी रात को कोर्ट खुला था, अजमल कसब के लिए। उसको इस भारत में, इसी भारत में उसको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे उसको वकील दिया गया था। डॉक्टर्स ने उसका इलाज किया था, जिसने भारत के कई माँ की गोद सोनी की, कई सिंदूर उजाड़े, कई हजार बच्चों को अनाथ किया था महज कुछ घंटों के अंदर। गोलियां दागने से पहले वो ये नहीं सोच रहा था कि सामने वाला मासूम बच्चा है, कि बुजुर्ग है, कि अपाहज है, कि औरत है, कि गर्भवती महिला है, कुछ नहीं सोचा था उसने। पर उसको पूरी सुविधाएं, सुख सुविधाएं दी गई थी, तो फांसी भी नहीं देना चाहिए था। फांसी क्यों दिया गया? उसको बाइज्जत बरी करके सीमा गुलाम हैदर की तरह भारत की किसी लड़की से शादी करवा करके। सीमा गुलाम हैदर की आपने बात की तो मैं एक्चुअली हमने देखा कि अभी करवा चौथ गया है और मैं सोशल मीडिया से इंस्टाग्राम चेक कर रही थी, तो जहां देखिए ट्विटर पे देखिए, घर पे जाकर रात में जब मैंने ऑफिस से फ्री होकर अपना सोशल मीडिया चेक किया, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सब जगह सीमा हैदर की न्यूज, और हमारे टीवी चैनल्स एक्सक्लूसिव उसका शो कर रहे हैं, उसको कवरेज दे रहे हैं। सीमा हैदर ने रखा पहला करवा चौथ का व्रत, और हर जगह सीमा हैदर, जैसे पता नहीं उन्होंने कौन सी फतेह हासिल कर ली हो। ये हमारा देश जा किस तरफ रहा है? सीमा हैदर ने एक व्रत रख लिया तो भाई कौन सा ऐसा उन्होंने तूफान खड़ा कर दिया? उनकी छिचोरी वीडियोस, वो मंगलसूत्र पहना रहे हैं सचिन उसको, वो अजीबोगरीब नाटक कर रही है, ससुर के साथ डांस कर रही है, ये सब क्या हो रहा है हमारे देश में? मुझे समझ में नहीं आता। देखिए अंबर, हम हमेशा न्याय के लिए लड़े हैं, धर्म के लिए लड़े हैं, अन्याय के खिलाफ हमने आवाज उठाया है। हमने कभी भी पब्लिक को छोटे कपड़े पहनकर टिकटॉक बना करके अश्लीलता को हमने बढ़ावा दे करके लोगों को, पब्लिक को एंटरटेन नहीं किया है। आपके इस चैनल के माध्यम से मैं जरूर कहना चाहूंगी कि जिस किसी को भी बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि सीमा गुलाम हैदर, जो पाकिस्तान के जाखरानी कबीले की डकैत के घर से आती है, आज उसको जिस तरह से मीडिया ने हाइक दिया है, आज मीडिया ने उसको जितना रिनाउंड किया है, क्या भारत में जो बेटियां इतने बड़े बड़े काम की हैं, भारत के गौरव के लिए काम किया है, उनको 2 दिन 1 दिन दिखाना ही हमारी मीडिया के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है, बहुत बड़ी बात हो जाती है। उसके बाद वो दिखाना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वो सत्य पे बात करती है। ये नाच गाना, ये अश्लीलता, ये बदतमीजी, ये भारत की बेटियां नहीं कर सकती हैं। तो ये जो लचकदार और मजेदार और ठरकदार जो मसाला मिल रहा है मीडिया को, ये सीमा गुलाम हैदर जैसी औरतों से ही मिलेगा, ये हम जैसी पढ़ी लिखी औरतों से तो नहीं मिलेगा। इसलिए मीडिया काफी ज्यादा हमारे देश की करोड़ों महिलाओं ने व्रत रखा भाई। सीमा हैदर के व्रत में ऐसी क्या खास बात थी कि उसको एंकर्स लगे पड़े हैं, हर जगह रिपोर्ट लगी हुई है, कोई ऐसा मीडिया चैनल, कोई ऐसा जगह, प्लेटफॉर्म बाकी नहीं थे जहां पे उसकी कवरेज ना हो, सब जगह सीमा मैंने हैदर। तो सोच रखा है कि आने वाले, क्योंकि अभी भी उसकी पूरी जांच पड़ताल पुलिस के द्वारा कंप्लीट नहीं हुई है, सुरक्षा एजेंसीज ने उसको अभी भी क्लीन चिट नहीं दिया है, और पाकिस्तानी वो हैं जो आस्तीन में सांप पाल रहा है भारत। सीमा गुलाम हैदर को पालना मतलब आस्तीन में सांप पालने के बराबर है। तो अगर कोई इंसिडेंट या एक्सीडेंट से लिंक सीमा गुलाम हैदर का निकलता है, तो जवाबदेही सिर्फ सचिन मीना या उसका परिवार नहीं होगा, ये तमाम मीडिया वाले भी होंगे जिन्होंने उसको यहाँ की हीरोइन बनाने की पूरी कोशिश कर रखी है। वो अलग सी बात है, बात याद है, उसकी फिल्म का ट्रेलर भी लॉन्च हो गया जो उनके ऊपर फिल्म बन रही है। नहीं, ये अलग सी बात है कि भारत के नागरिक उसको वैल्यू नहीं दे रहे हैं, भारत के नागरिक उसको वैल्यू नहीं दे रहे हैं, भारतीय नारियां उसको वैल्यू नहीं दे रही हैं।
वो मुजरा पाकिस्तान से सीख कर आई है, वही मुजरा वो यहाँ पर करती है और लोग बड़ा एंटरटेन होते हैं। तो और खास करके हमारी नेशनल मीडिया बड़ा एंटरटेन होती है। तो मुझे लगता है कि जवाब के कटघरे में उस दिन ये वो तमाम नेशनल मीडिया भी होगी जिसने सीमा गुलाम हैदर को मतलब कुछ एक बहुत बड़ा कारनामा समझ लिया है, बहुत बड़ा कारनामा समझ लिया है। अरे लाखों ऐसी महिलाएं हैं, मुस्लिम होकर के हिंदू लड़के से शादी की है, लाखों ऐसी महिलाएं हैं, तो आप उनको भी दिखाओ ना। बिल्कुल आपकी भारतीय नागरिक दिखाएगी ना, ये अश्लीलता नहीं दिखाएगी ना, ऐसे ऐसे करके मुंह चूमना, ऐसे ऐसे करना, ये अश्लीलता तो भारतीय नारियां नहीं दिखाएंगी ना, ये पाकिस्तान की मुजराखोर ही दिखा सकती है। पढ़ी लिखी महिलाएं भारत की महिलाएं नहीं दिखा सकती है। जी, लेकिन वही अगर हम मुद्दे पर वापस आते हैं वो यही है कि इस तरह के मुद्दों को जब भी भारत में उठाया जाता है तो इस्लामोफोबिया का नाम दे दिया जाता है, कहा जाता है मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। ये जब हम सब जानते हैं कि ये इस्लाम का एक एसेंशियल पार्ट नहीं है, ये कोर्ट्स में इतनी सारी हियरिंग हुई, हाई कोर्ट्स में भी अलग-अलग, सुप्रीम कोर्ट में भी ये साबित हो ही नहीं सका अब तक कि वो एक इस्लाम का एसेंशियल पार्ट है। बावजूद इसके भी इस पे इतनी जिद क्यों है और जिद उन्हीं की क्यों मानी जाती है और वो जिद पूरी भी हो जाती है? मुझे लगता है कि थोड़े और एफर्ट की हम लोगों को जरूरत है, हमें ही थोड़े एफर्ट की जरूरत है, क्योंकि अभी जो मौजूदा केंद्र में सरकार बैठी है, मेरी बहुत सारी उम्मीदें हैं और हमने जो जो नहीं सोचा था या जो जो हमारी सोच में था, एक सपना था, वो केंद्र की सरकार ने पूरा किया है। इलेक्शन बहुत पास में है, बिल्कुल नाक के नीचे है, 2024 में ये सरकार दोबारा बने और मैं ऐसे मुद्दों को जरूर सामने में रखूंगी कि इस पर भी कुछ कड़े कदम उठाए जाएं ताकि भारत में जो जिहादन और जिहादी हैं उनके गले, उनके गिरबान को कैसे पकड़ा जाए, उनको कैसे बिहाइंड द बार किया जाए, इस पर वर्क करना अभी बाकी है। मुझे लगता है कि अभी अभी भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो करने बाकी है और मैं भगवान से बहुत प्रार्थना करती हूँ कि 2024 में ये सरकार आए, क्योंकि मोदी जी की सरकार में ही इतनी ताकत है कि ऐसे क्रिमिनल एक्टिविटीज करने वाले लोगों को, जिहादन और जिहादियों को बिहाइंड द बार करना सिर्फ और सिर्फ केंद्र की बीजेपी की सरकार में ही क्षमता है और किसी में नहीं है। देखिए अंबर, मैं आपको बता रही हूँ कि 9 साल को हटाते हैं हम, और एक 1947 से लेकर के 2013 तक एक ऐसी सरकार थी जिसने जानबूझ करके जिहादी और जिहादन को पाला पोसा था, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेलने के लिए जानबूझ करके रोटी और बोटी दिया था भारत में, इसलिए ताकि उनकी सत्ता और उनका चेयर बना रहे, उनका पावर बना रहे, और उसको अचानक से 9 साल में खत्म करना ये किसी के लिए भी संभव नहीं है। वो भी, मैं तो मतलब महादेव की कृपा है कि कश्मीर जहां पर खून की नदियां बहती थी, जहां पर 6 साल की बच्चियों का भी बलात्कार होता था, 3 महीने की बच्चियों का बलात्कार होता था, हिंदू पंडितों की जिंदगी को खत्म कर दिया गया था, आज कश्मीर कहीं ना कहीं बहुत खूबसूरत है। उत्तर प्रदेश, जहां लड़कियां 6 बजे के बाद बाहर नहीं निकलती थी, योगी जी के सरकार में उत्तर प्रदेश बहुत खूबसूरत हो गया है। मैं कहूंगी आसाम, जब से आसाम में ममता जी की सरकार बनी है, तब से आसाम बहुविवाह हुआ या दूसरी शादी हुई या तलाक हुआ या पॉलीगेमी हुआ, ऐसी चीजों पर भी उन्होंने बहुत पुरजोर अपनी ताकत लगाई है और खुले लफ्जों में ऐलानिया कहा है कि हमें सेक्युलरिज्म मत सिखाना, हम गलत को गलत बोलते हैं और सही को सही बोलते हैं, तुम्हारी कुप्रथाओं को, किसी भी धर्म की कुप्रथाओं को आसाम में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से धीरे धीरे एक एक स्टेट करके सुधर रहा है, संवर रहा है, उसी तरीके से धीरे धीरे ये पूरा भारत संवरेगा और 9 साल में जितनी चीजें हुई हैं उसका डबल और ट्रिपल एटलीस्ट मेरा एक्सपेक्टेशंस है। और मुझे मेरी आवाज पे, आपकी आवाज पे अंबर, मुझे पूरा भरोसा है कि हम लोग इन जिहादन और जिहादियों को बिहाइंड द बार एक दिन जरूर करेंगे और एक ऐसा कानून जरूर लाएंगे कि ये लोग भी पेरिस में जो हुआ वैसी एक एक्शन पुलिस के द्वारा होगी और तमाम ये सारी जिहादन और जिहादी कुछ भी गलत एक्टिविटीज करने से पहले 1000 बार भारत में भी सोचेगी।
बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब भी इस तरह की घटनाओं पर बात होती है या हिजाब बैन का ज़िक्र शुरू होता है, तब ये कहा जाता है कि मुसलमानों पे ज़ुल्म हो रहा है, दुनिया मुसलमानों के खिलाफ है। लेकिन सच तो ये है कि जब आप इस तरह के वारदात सामने देखते हैं, जहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट होता है बुर्के और हिजाब के अंदर, हमारे सामने श्रीलंका का एग्ज़ाम्पल है, कश्मीर में भी इस तरह के कई वारदात हो चुकी हैं। दुनिया के अलग-अलग कोनों में हमने इस तरह की घटनाएँ देखी हैं। तो ये गौर करने की जगह है कि हमें इस तरह की चीज़ों को इस पे बात करके और इस पे कुछ ना कुछ सही एक कठोर कदम उठाने की ज़रूरत है। बहुत-बहुत शुक्रिया नाज़िया, आप इस चर्चा में जुड़ी हमारे साथ और आपने खुलकर काफ़ी बात की हमेशा की तरह। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। जय हिंद।